नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि भारतवर्ष में इस समय त्योहारों का एक दौर था, सब लोग त्योहारों में व्यस्त थे। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाए। और त्योहार में जहाँ परिवार एकजुट होते हैं, खुशियां साझा करते हैं आपस में, तो ये ऐसे अनमोल पल होते हैं हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जो उसके जीवन स्मृति में हमेशा जीवंत बने रहते हैं। त्योहारों की इस बेला में राजनेताओं के द्वारा भी विभिन्न तरह के राजनीतिक विषयों पर जहां उनके बयान आए हैं, जिन्होंने चर्चाएं बटोरी हैं, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने के द्वारा एक ऐसा बयान आया जिसने राजनीति के उसमें एक बड़ा प्रमुख चर्चा बटोरी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल हालातों में है, उसमें अगर करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी का फोटो लगा दिया जाए तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। उन्होंने कहा कि लोग, क्योंकि हमारा देश धार्मिक मान्यता वाला देश है, हर व्यक्ति का जो अपने धार्मिक इष्ट देव हैं, भगवान हैं, देवता हैं, उनके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा रहती है। तो अगर ऐसे में करेंसी पर भगवान के फोटो चित्र आ जाएं, लक्ष्मी गणेश जी का चित्र आ जाए, तो निश्चित रूप से हो सकता है इसका असर कुछ सकारात्मक हमारी अर्थव्यवस्था पर आए। तो जब से अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया है, उसमें पक्ष में और विपक्ष में काफी राजनीतिक विचार आने लगे हैं। विभिन्न पार्टियां उनके दृष्टिकोण को जो राजनीति से प्रेरित बताती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थक इसको अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बताया गया बड़ा अच्छा विचार बताते हैं। तो ये जो विचार है, इसका के राजनीतिक दृष्टिकोण है या वास्तव में कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है अगर भगवान की उसमें चित्र आ जाएं, लक्ष्मी गणेश जी के चित्र आ जाएं करेंसी पर। तो इन सब चर्चाओं पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनका मैं परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं शिवन काग जी। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और देश के, दुनिया के बहुत ही सुविख्यात शिक्षाविद के तौर पर उनकी पहचान है। तो मैं संवाद इंडिया के मंच पर उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय संपादक रहे हैं। उनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही प्रवीण कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। वह समय हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विभिन्न समाचार पत्रों में वह अनेक वर्षों से कार्यरत रहे हैं। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ जेम्स सबलोग जी हैं, जो कि विभिन्न तरह के उनके जो अनुभव हैं, सर्विस में भी रहे हैं, वह सरकारी नौकरी में भी रहे हैं, तो उनका एक उसका भी अनुभव है। साथ ही सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक सरोकारों के विषय में उनका बहुत ही गहन अध्ययन है। लगातार उनकी पकड़ इन विषयों पर बहुत अच्छी रही है। मैं उनका भी संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज की चर्चा है हमारी संवाद इंडिया के मंच पर, लक्ष्मी गणेश जी के चित्र क्या करेंसी पर आने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि अगर आप संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शिवन काग सर के पास जाता हूं, क्योंकि शिक्षाविद होने के नाते विभिन्न तरह के उन्होंने देश के जो पड़ाव हैं, अलग अलग 70 से 60 के 80 के दशक के उन्होंने विभिन्न तरह के पड़ाव देखे हैं और वर्तमान की राजनीति को भी वह अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो ऐसे में जो राजनीति का जो ट्रेंड बदल रहा है, राजनेताओं के द्वारा जिस तरह से जो गंभीर विषय हैं देश के, जो हर आम आदमी को प्रभावित करते हैं, उन पर जिस तरह से बयान आते हैं, वह क्या प्रदर्शित करते हैं। साथ ही जैसे लक्ष्मी गणेश जी के चित्र की बात की अरविंद केजरीवाल जी ने, तो क्या उससे अर्थव्यवस्था सुधर सकती है या केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण के द्वारा दिया गया बयान है? शिवन काग जी। धन्यवाद प्रशांत जी, आपका और आपके मंच का और मंच में आसीन हमारे सब विशेषज्ञों का। आपके थ्रू जो आपके लोग हैं जिनको आप संबोधित कर रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। सबसे पहली बात ये है कि शायद ये एक और फोटो ऑप है, क्योंकि हम लोग अपनी मूल चिंतन को, मूल विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे इन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली है ये आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और तब भी उनके करेंसी पे गणेश जी की फोटो है। तो प्रेरणा उनकी विदेश से आ रही है और वो अपने यहाँ पे जो गणेश जी की मान्यता है, लक्ष्मी जी की मान्यता है, वो है एक गनु का ईश, जो एक यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ थॉट, इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ योर एबिलिटी टू सर्व पीपल। तो वो एक
विषय है। दूसरा विषय है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, एक साधना है लक्ष्य को प्राप्त करने की। तो लक्ष्मी और गणेश जी को अगर आप मानते हैं तो वो कर्म से मानिए, धर्म से मानिए, अपने ईमान से मानिए और अपने आचरण से मानिए, तो वो अगर आप हर नोट के बजाय हर कर्म में लाएंगे तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा प्रभावी रहेगा अर्थव्यवस्था को सुधारने में, हमारी कल्चर को सुधारने में, हमारे जीवन प्रक्रिया को सुधारने में, और सबसे बड़ी बात हमारे आचरण को सुधारने में। तो मैं ये जानता हूं कि जिस समय उन्होंने ये बात कही, मेरे को उसी समय ये लगा कि ये शायद एक ये बात करना चाहते हैं कि अगर हम गांधी जी का फोटो लगा रहे हैं इस पे, और उसके पीछे आपने अगर ध्यान दिया होगा जितने भी हमारे नोट हैं, करेंसी नोट हैं, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा विषय है जिसका चित्र बना होता है, जो कि आजकल हम जिसके लिए प्रयासरत हैं, या जिसको हम लोगों ने बनाया है, जिसको हम लोगों ने एक धरोहर माना है। तो इस चीज को देके जो हम कंसेप्ट ले रहे हैं कि वहां पे अगर हम लक्ष्मी जी का या गणेश जी का चित्र लगाएंगे तो उससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ये मेरे ख्याल में एक कोई सही चिंतन नहीं है, और न ही उससे कोई फर्क पड़ेगा। मगर हाँ, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, महादेव का, या भगवान विष्णु का, अगर आप उनके जो आदर्श हैं, उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, उन्होंने जो आपको धर्म की शिक्षा दी है, उसको अगर आप मानते हैं, उसको अगर आप अपने आचरण में लाते हैं, उसको अगर आप अपने थॉट में लाते हैं, अपने चिंतन में लाते हैं, तो उससे जरूर अर्थव्यवस्था सुधरेगी और पूरा देश सुधरेगा। मेरा अभी इतना ही कहना है, आगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर चित्र की बात जैसे की जा रही है, उसमें अगर हम आचरण में उन चीजों को ले आए जो हमारे ईश्वर के द्वारा जो बताई गई हैं बातें, या जिस तरह को जो मान्यता हमारी है, अगर उन आचरण में ले आए तो ज्यादा बेहतर है समाज के लिए भी और अर्थव्यवस्था के लिए भी। मैं इसी प्रश्न को पुष्पेंद्र शर्मा जी के पास लेके जाता हूँ, क्योंकि पुष्पेंद्र शर्मा जी ने राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है, और हर जो नेताओं के द्वारा टिप्पणी की जाती है, भाषण दिए जाते हैं, उसका भी उन्होंने बखूबी एहसास है किस परिप्रेक्ष्य में दिए जाते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि लक्ष्मी गणेश जी की करेंसी पर अगर चित्र आ जाए तो उससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है। तो क्या ये भाजपा की जो पिच है धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने की, जहाँ कहा जाता है कि भाजपा धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है, या श्री राम के नाम पर उन्होंने अपनी, आज जो भाजपा की स्थिति है राजनीतिक रूप से जो मजबूत दिखाई देती है, वो केवल उसी आंदोलन की वजह से है, श्री राम मंदिर आंदोलन की वजह से। तो क्या अरविंद केजरीवाल उसी पिच पे खेलकर भाजपा को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फंसाने का खेल खेल रहे हैं कि जो भाजपा से नाराज हिंदू वोटर है वो कांग्रेस में ना जाए, दूसरी जगह ना जाए, वो मेरे पास आ जाए? और जिस तरह से भाजपा की प्रतिक्रिया भी आई है, जो उनके समित पात्रा, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा भी है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू कार्ड ना खेलें। तो यह सब क्या दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो निशाना राजनीतिक रूप से भाजपा के ऊपर साधा है, वह क्या सही निशाने पर लगाए जाके? पुष्पेंद्र शर्मा जी। प्रशांत जी नमस्कार। और अभी देखिए, काक साहब को आप इस फोरम पे ले आते हैं तो हमें भी कितनी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, है ना। वो राजनीति से परे हट के काक साहब ने कितने अच्छे से बोला। और आज थोड़ा सा मुझे, जैसे ही आपने ये कहा कि क्या इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तो प्रशांत कौशिक अगर ये बात कहेगा तो मुझे खुद भी अचरज होने लगता है कि ये विषय तो ठीक लिया, लेकिन प्रशांत जी भी कहीं भटक गए क्या, है ना। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका मतलब अर्थव्यवस्था से इस तरह का क्या ताल्लुक हो सकता है। आप देखिए, दिवाली पे जितनी गणेश जी की या लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं बेचते हैं, वो लोग किस हालत में रहते हैं, है ना, ज़्यादातर आप देखिए। और अगर बड़े कलाकारों की बात करें तो हमारे योगेंद्र रस्तोगी जी थे, उन्होंने इतने कैलेंडर्स बनाए, तो वो तो एलन मस्क से ज़्यादा अमीर होना चाहिए था उनको, है ना। और लेकिन नाम चलता है, MF हुसैन ने विवादित बना दी और उस पर लक्ष्मी जी की कृपा बरस गई। ना तो वो धर्म देखती है ना वो देखती है। और एक बड़ी क्यों कहा साहब, गलत तो नहीं कहा सर मैंने, है ना। और देखिए प्रशांत जी कि भाई एक बड़ी पुरानी कहावत और बात हम करते रहते थे, आस्था और धर्म के साथ साथ जब हमें घर पे बताया जाता था तो हम जैसे पूछते थे, भाई एग्जाम देने से पहले भगवान को मत्था टेक लें, तो आंसर क्या भगवान जी लिखेंगे? आंसर तो मुझे ही लिख रहे थे ना पेपर के। तो उसकी कहावत जैसे काक साहब ने कहा आचरण में लाने की, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है ना। और यही सार था शायद सर की बातों का, काक साहब का,
कि भाई अगर आप इनके आदर्शों को आचरण में और व्यवहार में ला रहे हैं तो ये उचित है, जरूर आपको समृद्धि देंगे, क्योंकि आप अनुशासित होंगे, आप जो है धर्मभीरू होंगे, आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो अपने आप ही अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। आप घर की कहें, राज्य की कहें, परिवार की कहें, शहर की कहें या देश की कहें, अगर सारे हमारे नागरिक, पूरे भारतवासी मेहनत करने लगेंगे या और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो अर्थव्यवस्था तो अपने आप सुधर जाएगी। सिर्फ करेंसी नोट पे फोटो छापने से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी क्या? आज के युग में ये बात तो बड़ी गलत लगती है। अब आते हैं दूसरे पहलू पे इसके, जो आपने कहा कि वो है ना तुझे मिर्ची क्यों लगी, क्या वो गाना है ना, तो बात ये है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कहा तो संबित पात्रा इतनी जल्दी कूद कर आए कि भाई तुझे मिर्ची क्यों लग गई। अगर उन्होंने कहा, इसका मतलब कि दोनों को ये लगा यार ये तो प्रतिद्वंदी बन गया, हिंदुत्व तो हमारा नारा था और हिंदुत्व पे तो हम वोट लेते हैं, ये कौन से कहां से आ गया बीच में, भाई ये तो सफाई वाला, झाड़ू वाला, नाले वाला और कूड़े के पहाड़ वाला था, ये कैसे आ गया, ये हिंदू वोटों पे क्यों धार लगाने लगा, है ना, कैसे नजर करने लगा। तो इसलिए मिर्ची लगी और दोनों कूद के आ गए। हालांकि एक मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश में वैकल्पिक राजनीति के प्रतीक है। तो उन्होंने सफाई की बातें करी, स्कूल की बातें करी, वो 100% ना हुए स्कूल ठीक, पर कुछ तो हुआ होगा। मोहल्ला क्लिनिक खोले, एक नया इनोवेशन था और कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। अस्पतालों को ठीक किया, वो भी कुछ अच्छा हुआ होगा। अब वो बीच में जैसे ही इसको लेके आए धार्मिक बातों को, तो मुझे निजी तौर पे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वैकल्पिक राजनीति का जो प्रतीक था उससे मैं ये आशा नहीं करता था कि वो सिर्फ धर्म के आधार पर वोट मांगने निकल पड़ेगा या धर्म को वोट मांगने के लिए धर्म को हथियार बनाने लगेगा। ये मुझे दुख हुआ। और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है कि करेंसी नोटों पर छापने से हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। प्रशांत जी, उसके लिए तो हम सबको एकजुट होकर राष्ट्र हित में काम करने होंगे, मेहनत करनी होगी और राजनीति से परे हट के सारे राजनीतिक दलों को सोचना होगा और कुछ मुद्दों पर सर्वसम्मति से उन्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष को भी दिल बड़ा करके राष्ट्रीय नीति में उन्हें भागीदार बनाना चाहिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव ने यूएन में भेजा था, या जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे घोर विरोधी को भी अपने साथ लिया था। तो ये माहौल जब देश में बनेगा तभी देश की तरक्की होगी और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। मेरे ख्याल से काक साहब इसके समर्थन में होंगे। बाकी हमारे वो सब लोग साहब बैठे हैं जो मोदी जी को बापा जी कहते हैं, वो सब लोग साहब की भी बातें सुनेंगे और प्रवीण जी की बातें सुनेंगे। अब के लिए इतना ही। धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत सही कही आपने कि वैकल्पिक राजनीति की बात करने वाले अगर लोग इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब चौंकाता है वो कि क्या राजनीति की दिशा केवल धार्मिक विषयों पर जुड़कर ही पूरी होती है। इसी प्रश्न को मैं सब लोग जी के पास लेकर ही रहता हूँ। और जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने कहा कि वैकल्पिक राजनीति करने वाला व्यक्ति जो सफाई की बात करता था, स्कूल की बात करता था, तो आज वो इस जगह दिखाई देता है जहां वो धार्मिक मुद्दों को उठा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर कुछ समय पहले जाएं कि 10 साल का लगभग समय हो गया आम आदमी पार्टी के गठन को। 2012 में हुआ था शायद, जो मुझे ध्यान है, और 2022 इस समय चल रहा है। 10 साल की जो राजनीतिक यात्रा है सब लोग जी आम आदमी पार्टी की, और इसमें पहली बार वो उन्होंने सरकार बनाई थी। तो मुझे ध्यान है जब उन्होंने अपने समर्थकों से भरे मैदान के अंदर उसमें उन्होंने एक गाना गाया था, इंसान का इंसान से, कुछ इस तरह का गाना था वो। और मतलब दिखाते थे वैकल्पिक राजनीति जिस तरह से वो इंसान की इंसान से जोड़ने की बात करते थे। उसके पश्चात धीरे धीरे जैसे राजनीतिक समय गुजरा उनका, उसके बाद पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं हनुमान की पूजा करता हूँ, हनुमान भक्त हूँ। और गुजरात में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि मैं जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ और कंस की जो औलाद है उनको, मतलब उस तरह से उन्होंने एक अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको एक तरह से उन्होंने टारगेट किया। और अब लक्ष्मी गणेश जी के चित्र की बात कर उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। और जैसा संबित पात्रा, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि एकदम से मिर्ची वाली बात कही उन्होंने। तो आप क्या दृष्टिकोण से देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक यात्रा थी, जहां से शुरू हुई थी, क्या उससे भटक गई है सब लोग जी? ये मेरे से प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे प्रशांत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे जोड़ा अपने साथ। पुष्पेंद्र जी का धन्यवाद, इन्होंने मेरा वनवास दूर कराया और मुझे दोबारा से हलचल में ले आए। अब आते हैं हम लक्ष्मी जी के ऊपर, जो आपका मूल प्रश्न है। लक्ष्मी, गणेश, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, ये हमारे समाज के लिए कोई नया नहीं है।
हम बचपन से ही देखते आए हैं और सुनते आए हैं और पूछते भी आए हैं, और अभी दिवाली पर भी उनका पूजन हुआ। तो मैं प्रशांत जी की बात को जैसे आपने अभी कहा कि इसके कई पहलू आपने गिनाए, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल है ये चौंकाने वाली राजनीति करते हैं। ये जो जनमानस के मुद्दे हैं ये उनको उठाते और उसको भुनाने की कोशिश करते हैं, और ये सफल भी हुए। बेशक फ्रीबीज हो, क्लिनिक हो, किसानों के मुद्दे हो, जहां पर भी ये देखते हैं अपनी टांग जो है अड़ा देते हैं और उसमें सफल होते हैं। ये भी इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि लक्ष्मी गणेश जी के। अब मैं इसके राजनीतिक पहलू पर आता हूं कि राजनीतिक पहलू जो है, इन्होंने दो धारी तलवार जो है ये चलाई है इसके ऊपर। एक तो ये कि जो इनके ऊपर अभी तक एक ग्रहण लग रहा है कि भाई ये मुस्लिम पक्ष के ज्यादा हैं, हिंदू विरोधी हैं, लोग बात कहते हैं, भाजपा भी यही कहती है, कांग्रेस भी यही कहती है। तो इन्होंने एक अपना जो आप पाला बदलने के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक कोशिश की है कि भाई हम तो हिंदूवादी हैं, हम धार्मिक लोग भी हैं, क्योंकि गुजरात में उसको वो एनकैश करना है। ये एक उनका प्रयास हो सकता है। दूसरा प्रयास ये कि मैं फिर कांग्रेस की तरफ आता हूं, ये कांग्रेस को घेरने की भी एक चाल है। अब इन्होंने ये मुद्दा उठाया, धार्मिक मुद्दा, और फौरन कांग्रेस की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से भी और इधर उधर से भी उसकी आलोचना शुरू हो गई। मतलब इन्होंने ठहरे पानी में एक ढेला फेंक दिया और वो ढेले की जो छींटें वो लेने के लिए सभी आतुर हो गए। मतलब पढ़ने की बजाय वो ले रहे हैं खुद। भाजपा भी अब असमंजस में है कि भाई क्या करें। तो ये इनका एक राजनीतिक भी एक दाव है ये, जो कांग्रेस को भी घेरता है, और कांग्रेस का विकल्प के रूप में ये गुजरात में इनका पदार्पण हो चुका है। तो वहां पर ये एनकैश करेंगे। वहां पर हिंदू मानसिकता को ज्यादा है, जो कांग्रेस की तरफ से भी है। कांग्रेस के पक्ष से ये अपनी तरफ एक डाइवर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। तो बाकी रही बात जैसे करेंसी की, तो मैं जैसे पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छा कहा, उदाहरण भी दिए इन्होंने MF हुसैन वगैरह के। तो लक्ष्मी और गणेश मैं बचपन से देखता आया हूं, इनकी पूजा हम करते हैं, लेकिन पूजा से लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी मिलती है इनकी तिजारत से, लक्ष्मी की तिजारत से। अब दिवाली पे आप देख लीजिए 40 टन सोना बिका है। बेचने वाला जो है उस पर लक्ष्मी मेहरबान हुई है, खरीदने वाले पर नहीं हुई है। खरीदने वाला तो बेचारा घर पे जाकर के पूजा करके मंदिर में रख दिया उसका सिक्का, उसका तो वो किसी काम का नहीं है, पैसा उसका और ब्लॉक हो गया। बेचेगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो ये दिवाली पे खरीदा था तो मेरे पास पड़ा हुआ। ये अगर आप तिजारत करते, मैं पुष्पेंद्र जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये धार्मिक मुद्दा जो है, धर्म के ना ही जोड़ा जाए इसको तो अच्छा है। हम फिर वापस कर्म पे आते हैं, क्योंकि हम कर्म प्रधान देश से हैं, और अगर कर्म करेंगे तभी लक्ष्मी जो है हम पर कृपा बरसाएगी। एक मैं इसको लाइटर मोड में थोड़ा सा और लेता हूं मैं, कि अगर सपोज, वैसे तो ये संभव नहीं है, अगर सपोज ऐसा हो जाता है, क्योंकि इनके हाथ में ना तो केंद्र है, ना कोई राज्य के पास नोट छापने का कोई छापा खाना है, तो ये सीधा केंद्र पर डिपेंड करते हैं। केंद्र में ये 20 साल तक शायद अभी नहीं आएंगे, तो ये दूर की कौड़ी है, लेकिन इन्होंने उछाल दी है। फिर भी हम एक संभावना लेकर चलते हैं कि अगर, जैसे इफ बट सब जगह लगता है कि अगर ऐसा हो गया, तो भैया जी लक्ष्मी जिस नोट पे छपी है, क्या वो शराब की दुकान पे चलाएंगे हम? अगर शराब की दुकान पे चलाएंगे तो हिंदूवादी जो है वो सारे सर फोड़ देंगे, ये भी क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। जो नोट को कुचैला मुचैला कर करके हम जो है रख देते हैं उधर उधर, क्या हम उसको कर पाएंगे? नहीं होता। तो वो लक्ष्मी भी जो है रुष्ट हो जाएगी।
अगर हम इन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं तो ये पहलू जो थे, जो मेरे समझ में आए, मैंने आपको बता दिए। अब आगे आप प्रश्न आप दागिए, फिर मैं उसका उत्तर देता हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत सी आपने बताया कि किस तरह धार्मिक मान्यताएं हमारी अपनी जुड़ी हुई हैं, और अगर उस करेंसी पे इस तरह चित्र आते हैं तो जो भी दूसरी तरह के जो व्यापार हैं जिन्हें हम नशे से जोड़ते हैं या व्यसन से जोड़ते हैं, करेंसी वो वहां जाती है तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत होने का भाई मुद्दा सामने आ सकता है। तो प्रवीण जी के पास मैं आता हूँ। प्रवीण जी, जैसे आपने हमारे सब वक्ताओं को सुना और सभी वक्ताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस विषय की व्याख्या की, राजनीतिक विषय भी आए और साथ में धार्मिक मान्यता वाले विषय भी हमारे सामने आए, और काक साहब ने भी कहा कि अगर आचरण में हम अच्छा लाएं तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर ज्यादा हो सकता है। पुष्पेंद्र जी ने भी उसी बात को रेखांकित किया। तो प्रवीण जी, क्योंकि राजनीति को आपने बड़े नजदीक से देखा हुआ है, आपका बड़ा अध्ययन है राजनीतिक विषयों पर, आपकी बड़ी पकड़ है, तो जैसे मैंने कुछ पहले भी पूछा था कि जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, जहां से उनकी शुरू हुई थी, राजनीति बदलने की बात करते थे, वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे, तो लेकिन आज हमें राजनीति के अखाड़े में वो भी उसी तरह से पहलवानी करते दिखाई देते हैं, जहां दूसरे दल नूरा करते दिखाई देते हैं। उन्हीं मुद्दों पर, धार्मिक बातों पर वह अपने को कभी जन्माष्टमी पर जन्म लेने की बात करते हैं, कभी हनुमान भक्त बताते हैं, और लक्ष्मी गणेश की बात करके वह उस गुजरात में उस हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं जिस पिच पर बीजेपी खेलती आई है। तो क्या वो बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, या अपनी राजनीति को क्या दिशा देने के प्रयास में? प्रवीण जी। सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल के जो ये बयान है उसको पूरी तरह से खारिज करता हूँ। ये विशुद्ध एक राजनीतिक बयान है और वो धर्म की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि देश में दो ऐसे नेता हैं जो एडवेंचर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल। आप याद करिए 2013 की बात, 2012 की बात, जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना था नरेंद्र मोदी को, तो वो लगातार विकास की बात करते थे और प्रधानमंत्री बनने तक उसके 6 महीने 1 साल बाद तक विकास की बात करते रहे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? आज के दौर में देखिए तो वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कभी महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, कभी बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, तो कभी केदारनाथ जाते हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस मतलब हैसियत को हासिल किए हैं, जिस पद को हासिल किए हैं, उस पद को हासिल करने के लिए निश्चित रूप से धर्म की तरफ बढ़ना जरूरी है। बिना धर्म की राजनीति किए हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दखल नहीं दे सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि वो कॉपी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एडवेंचर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि धर्म की राजनीति के सहारे हम अपने को आगे बढ़ाएं। अब दूसरी बात देखिए, आप बात कर रहे हैं धर्म की, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की बात कर रहे हैं। आप उनके पीछे 2 तस्वीर लगे हुए हैं, एक भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, एक बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह क्या इनके इस बयान का समर्थन करते आज होते? तो शायद नहीं करते। आपने गांधी को रिप्लेस कर दिया। मैं बार बार कहता हूं कि ये सारी जो ये कुटिल चाल है, चाहे वो भाजपा की कहिए, चाहे अरविंद केजरीवाल की कहिए, आम आदमी पार्टी की कहिए, गांधी को रिप्लेस करने की जबरदस्त तैयारी चल रही है, संविधान को बदलने की तैयारी चल रही है। क्या संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप करेंसी पर किसी भगवान की मूर्ति लगाइए? कभी नहीं इजाजत दे सकता है भाई। धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं हम, पंथ निरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं, संविधान करता है, उसमें आप कैसे इस तरह की बात करते हैं? और एक मतलब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बात करता है, तो ये निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल मैं कहता हूं कि इसको मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। और गुजरात का चुनाव है, वहां पर 10% से भी कम मुस्लिम मतदाता है और 90% के आसपास हिंदू हैं। तो ये एक तरह से एक कार्ड है, हिंदू कार्ड खेलना है और हिंदू कार्ड के तरह इसको उपयोग करेंगे चुनाव में, और कुछ नहीं है इसके अलावा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँ। जी 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 जी, प्रवीण जी, आपने बड़ा अच्छा राजनीतिक जो उसका दृष्टिकोण है, राजनीतिक पहलू है, उसको आपने बड़ी व्याख्या की। और अब मैं शिवन काक जी के पास पुणे आता हूँ। शिवन जी, जैसे आपने सबको सुना कि सब जो वक्ताओं ने कहा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक हित साधने का प्रयास है, आपका क्योंकि शिक्षा से जुड़े रहे हैं आप, तो ये जो मानसिकता है, राजनीति को धार्मिक मुद्दों से जोड़ने की मानसिकता है, या जो सामाजिक सरोकार से मुद्दे होने चाहिए राजनीति की मुख्य धारा में, वहाँ ये पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं सामाजिक सरोकार के विषय या विकास के जो असली मुद्दे हैं, जिससे जनता सीधे सीधे प्रभावित होती है। तो ऐसे मुद्दे के जनता के हितों पर सीधा सीधा कुठाराघात नहीं करते हैं?
श्रीमान काक जी। हाँ, मैं एक्चुअली मेरा जो कहने का मन था, पहले मैंने कहा भी, जो इस देश का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि हम कहते हैं कि ड्यूटी फर्स्ट। पूरे जो विश्व की दूसरे तरह के लोग हैं, मतलब जिनको ओरिएंटल लोग जो हैं एशिया के महाद्वीप से, वो जनरली ड्यूटी को प्राथमिकता देते हैं, और जो वेस्टर्न है या ऑक्सीडेंटल फिलॉसफी है वो राइट्स को ये देती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि अगर आप अपने आप में एक ड्यूटी को प्रदान देते हैं, प्रदानता करते हैं कि मेरी ड्यूटी क्या है, चाहे संविधान हो, चाहे आपका बोलना हो, आपका बोलचाल हो, आपके कर्म हो, आपके दृष्टिकोण हो, वो अगर ड्यूटी पे बेस्ड है, आपके क्या आपका धर्म है, क्या आपका ये लक्ष्य है, उस पर दृष्टिगत हो, तब आप सोसाइटी को भी सुधार सकते हैं, अपने आप को भी सुधार सकते हैं, और अपनी राजनीति से, अपने कर्म से अपने देश को भी सुधार सकते हैं। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, जैसे सबलोग जी ने भी कहा, पुष्पेंद्र जी ने भी कहा, और प्रवीण जी ने भी कहा कि ये उनकी पूरी एक राजनीतिक चाल है। मगर प्रवीण जी ने उसको एक थोड़ा सा और एडवांस में ले लिया। उन्होंने कहा कि वो एक एडवेंचर पॉलिटिक्स खेलते हैं। उसको एडवेंचर पॉलिटिक्स न मैं कहूँ, मैं एडवेंचर पॉलिटिक्स उसको नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा कि वो एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी खेलते हैं, एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स खेलते हैं। एडवेंचरिस्ट इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि एडवेंचर में आपका ये होता है, रिस्क होता है। एडवेंचर इज that you are trying to do something in which there is a possible chance of misfire or this thing, and उस लक्ष्य में आपको कोई जोखिम उठाना पड़ता है, आपको उस चीज के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है, एक विचार शैली बनानी पड़ती है उसको सक्सेसफुल करने के लिए। तो इसको मैं एडवेंचर पॉलिटिक्स नहीं कहता हूँ, दैट मेरा ये है। बट मेरे प्रवीण जी का ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगी। एक कि उन्होंने कहा कि उनके पीछे बाबा अम्बेडकर जी का है, और उनका है हमारे भगत सिंह जी का परम आदरणीय और बहुत ही अच्छे सोशलिस्ट विचार के जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी, उनका फोटो लगा हुआ है। क्या वो भी सिर्फ एक फोटो आपके लिए उन्होंने लगाया है? क्या उनसे वो प्रेरणा कुछ लेते हैं? क्या वो उन्होंने उनके किसी भी कर्म को, किसी भी दिशा को, किसी भी व्याख्यान को, किसी भी इसको अपने आचरण में, अपने कर्म में, अपने गवर्नेंस में लाया है? चाहे वो अम्बेडकर जी हो, चाहे वो ये हो भगत सिंह जी हो। तो ये उनके नेगेशन में अगर आप अब लक्ष्मी गणेश जी की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये पूरा एक मैं दिवालियापन नहीं कहूँगा, मगर एक ये चाल है, सोची समझी और बड़ी कूटनीतिक चाल है। और उस कूटनीतिक चाल में शायद वो सोच रहे हैं कि वो सफल हो जाएंगे, मगर मेरे हिसाब से वो सफल नहीं। इसलिए इसको मैं तो सही में पूछिए तो मैं तो इसको बिल्कुल ही कोई तूल नहीं देना चाहिए इसको। ये बहुत ही ओछा बात है, ओछी बात है, और इसका कोई मतलब नहीं। जैसा आपने कहा कि इस विषय को तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन इस समय राजनीतिक चर्चा के केंद्र में यह विषय आ गया है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री कोई ऐसी जी प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही, मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, क्योंकि दशा भ्रम करना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देश को एक नेता क्या होता है? नेता वो होता है जो एक देश को दिशा दे, देश को एक सही विचार की तरफ ले जाए, जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनको कैसे हम टैकल करें, उनको कैसे हम एक कर्मठ आदमी की तरह हम कैसे उनसे निपटे, वो अगर आप सिखा देंगे तो ये है। मगर इसमें वो कोई ऐसी झलक नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि ये ओछी बात है।
ये मैं टॉपिक पे इस नहीं कह रहा हूं, मगर उनकी बात पे कह रहा हूं। जी जी, नहीं बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और कि जिस तरह की राजनीति वर्तमान में दिखाई देती है, वह निश्चित रूप से कोई अच्छे संकेत नहीं है कि असली मुद्दों से हटा के विभिन्न तरह के मुद्दों में जनता को उलझाया जाता है। तो सब लोग जी, जैसा कि आपने सुना कि शिवनजीत सर ने भी कहा कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वह गंभीर राजनीति को कहीं ना कहीं खत्म करते हैं बेसिकली। और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि उनके पीछे अगर हम देखें चित्र आज दो दिखाई देते हैं। पहले महात्मा गांधी का चित्र भी हुआ करता था पंजाब चुनाव था, और उसके दौरान उन्होंने वो गांधी जी का चित्र हटाकर अम्बेडकर जी का और भगत सिंह जी का चित्र, अब दो ही चित्र दिखाई देते हैं, चाहे उनके पंजाब के मुख्यमंत्री हों या अरविंद केजरीवाल जी हों। और हम अम्बेडकर साहब और भगत सिंह जी की जो धार्मिक विचार हैं उसके दृष्टिकोण अगर बात करें, उनको अगर बात देखें तो बल्कि 15 प्रतिज्ञाएं इस समय भी पिछले दिनों बड़ी चर्चित रही अम्बेडकर जी की, जो उनके मंत्री राजेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो यू टर्न कहा जाएगा कि उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की बात कर दोबारा से उन धार्मिक भावनाओं को लोगों की उभारने की कोशिश की है सब लोग जी। ये अभी काक साहब ने और प्रवीण जी ने दो सब्जेक्ट्स जो टच किए, एक संविधान और एक भगत सिंह। मैं इनके पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं मैं कि भगत सिंह का फोटो लगाना अलग है, उसके चरित्र को अपनाना अलग बात है। आज की तारीख में हर आदमी ये चाहता है, खास तौर पर पॉलिटिशियन, कि भगत सिंह मेरे पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में नहीं। मुझे सत्ता चाहिए, कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले। तो ये जाहिर है कि इनका एक ये सियासी दांव है कि इन्होंने भगत सिंह को पीछे रखा हुआ है, और इसी बेस पर ही भगवंत मान जो है पंजाब जीत चुके, वो भी फोटो लगाते हैं अपने पीछे, और गांव में जाकर के उनके माला भी चढ़ाते हैं और प्रोग्राम भी करते हैं। भगत सिंह के साथ दुर्भाग्य ये है, मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूंगा, कि भगत सिंह के साथ दो नाम और जुड़े हुए हैं, राजगुरु और सुखदेव, लेकिन उनको कोई साथ में नहीं जोड़ता, सिर्फ भगत सिंह को ही जोड़ते हैं। मैं भगत सिंह की बहुत आदर करता हूं, मैंने उनके पत्र भी पढ़े और जीवनी भी पढ़ी है। वो एक अलग ही दर्शन है उनका, जो हर आदमी अपने चरित्र में नहीं उतार सकता। तो मैं इसको एक मुखौटा ही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी का ये एक मुखौटा है। अब बात रही संविधान की कि ये संविधान में है नहीं है, ऐसा अगर होता तो नहीं होता, तो मैं क्षमा के साथ में इन दोनों जो हमारे पूर्व वक्ता, इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। संविधान का आदर कौन कर रहा है आजकल? आए दिन संविधान बदल दिया जाता है। हर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ से अपनी सुविधानुसार संविधान को बदल रहा है। तो अगर कल को आपने ये समझा, 370 ही ले लीजिए, संविधान कहां गया? बदल दिया आपने। अब कल को अगर कोई राजनीति, सपोज यही आ जाते हैं पावर में, सपोज मैं कह रहा हूं, जिसकी संभावना कम है, लेकिन अगर ये राजनीति में आ जाते, पावर में आ जाते हैं, तो ये संविधान बदलेंगे। चलो ये आज हम नोटों को जो है ये रंग देंगे। आप क्या, आप तो संविधान में है ना, वो तो अब हम संविधान के विरोध में तो नहीं बोल सकते। तो संविधान जो है आज की तारीख में, संविधान एक खिलौना बना हुआ है सियासी दलों के हाथ में, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम संविधान को आए दिन बदलते जाते हैं, अपनी सुविधानुसार बदलते जाते हैं, आम जनता के हिसाब से नहीं बदलते। कल अगर कोई भी नया आता है कि भाई हम परिवार जो आजकल चल रहा है, संतुलन बनाइए, 2 बच्चे, परिवार नियोजन का, उस पर भी नियम बन सकता है, कानून बन सकता है। अगर ये सियासी दल चाहेंगे तो ले आएंगे उसको। तो फिर हम संविधान को तो मतलब अलमारी में रखेंगे, जैसे काक साहब के भी कई अलमारी में पड़े होंगे, तो ऐसे जो है संविधान पड़ा रहेगा वहां पर, तो उसे क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आज की तारीख में जो वास्तविकता है वो हमें स्वीकार करनी होगी
कि ये इन्होंने एक सियासी दांव खेल दिया और सियासी दांव में इनका अपना राजनीतिक लाभ तो है, लेकिन साथ साथ इन्होंने विपक्ष को भी घेरा है कि वो अब उनको काटो तो खून नहीं। मतलब एक अगर हम ये कहें कि सांप के मुंह में छछूंदर है ये, कि निकले तो मरे, उगले तो मरे। कांग्रेस का भी यही हाल है और बीजेपी का भी यही हाल है। अब आप भी ये देखिए कि कांग्रेस को घेरने के लिए इन्होंने ये दाव खेला, बीजेपी साथ ही साथ उसको एकदम से ही उन्हें लपक लिया है। बीजेपी जैसे अभी संबित पात्रा जी का आप लोगों ने उदाहरण दिया, तो संबित पात्रा जी फौरन आ गए कि ये ऐसा है। तो अब काक साहब ने जो एडवेंचर और उसकी बात कही है अभी, तो मैं अपॉर्चुनिटी और एडवेंचर की, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एडवेंचर और अपॉर्चुनिटी में बहुत महीन धागा है। इसमें कोई ये नहीं कि सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत महीन धागा है। इधर से निकालो तो एडवेंचर, इधर से निकालो तो अपॉर्चुनिटी। अब मैं काक साहब के ही प्रदेश का मैं उदाहरण में देता हूं, जो कश्मीर है इस वक्त। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और शेख उमर अब्दुल्ला, इनके पिताजी, इनका आजकल क्या है, महबूबा मुफ्ती ने अभी फिर उठा दिया सवाल कि 370 हटाइए। शी हैज नथिंग टू लूज। उसको पता है कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, मैं तो बयानबाजी करूंगी। ये उसका एडवेंचर है। अब इसको आप अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही कहीं पर भी अभी, तो वो सत्ता में नहीं आ सकती है, लेकिन हाँ एडवेंचर वो खेलती है रोज। तो मेरे विचार से तो शायद मैं अपनी बात को पहुंचा पाया हूं, तो बाकी आगे आप आदेश कीजिए। जी जी, नहीं बहुत सुंदर व्याख्या सभी वक्ताओं के द्वारा जल्दी है। और कार्यक्रम में अंतिम पड़ाव में मैं परवीन जी के पास आता हूँ। परवीन जी, जैसे आपने सबको सुना और सबने बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या की इस विषय की, लेकिन मैं इसमें कहता हूँ अर्थव्यवस्था जैसा गंभीर विषय है जो पूरे देश की जनमानस को पूरा प्रभावित करता है। हर आदमी की जो अर्थव्यवस्था उसको सीधा सीधा प्रभावित करता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से उतार चढ़ाव आए, उसने 2 महीने के अंदर 3 प्रधानमंत्री इंग्लैंड को दे दिए। तो इंग्लैंड का उदाहरण हमारे सामने की अर्थव्यवस्था कितना गंभीर विषय है कि उस पर 3 प्रधानमंत्री 2 महीने के अंदर बदले गए। वहीं हमारे देश में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा गंभीर चिंतन, गंभीर विमर्श का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है, और साथ में धार्मिक मुद्दों को उस अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों में समावेश करने के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। तो जो गंभीर मुद्दों पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल का यह प्रयास उनकी राजनीति को चमकाने का अपना वो शायद माध्यम मान रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर विषय पर क्या ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए कि एक नेता के द्वारा ऐसा विचार दिया गया और उनके प्रवक्ता जिस तरह से इसके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं और बोल रहे हैं, वह एक अजीब सी स्थिति का निर्माण नहीं कर रहा देश के अंदर। परवीन जी। नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बयान को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं, लेकिन गंभीर मुद्दे जो हैं, आर्थिक मुद्दे जो होते हैं, उसका तो उसको उससे तो ध्यान भटका, पहले ही भाजपा भटका चुकी है। जिस पार्टी के, जिस केंद्रीय सरकार की वित्त मंत्री कहती हो कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, अब ये हास्यास्पद बयान है कि नहीं है? तो वो पिच तो जो है ना, वो भाजपा ने तैयार कर रखा है, और उस पिच पर अरविंद केजरीवाल बैटिंग करना चाहते हैं। उनको पिच बनाया मिला है, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है पिच को। वो उनको लगा कि ये पिच बना हुआ है, इस पर खेलना आसान है, और इनसे बेहतर खेल अरविंद केजरीवाल खेलना जानते हैं। भाई उनका तो लंबा चौड़ा भाई उनकी तो फिलॉसफी ही है, धर्म की राजनीति करना वो शुरू से करते आ रहे हैं। मंदिर मस्जिद की जो राजनीति अयोध्या में चली आ रही है, वो आजादी के समय चली आ रही है, तो वो नई बात तो है नहीं, वो तो उनका तो घोषित राजनीति है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक वैकल्पिक राजनीति लेके आए थे कि भाई बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं लोगों की, और ये हम देंगे, फ्री में देंगे, मतलब एक लिमिट तक फ्री में देंगे, उसके बाद फिर जो ज्यादा यूज करेंगे उनके लिए पैसे तो लगेंगे। तो एक उससे क्या हुआ, जनता को अट्रैक्ट किया उन्होंने। अब देख रहे हैं कि भाई वो धर्म के बिना काम चलना नहीं है, तो इसको भी खेल के काट के देख रहे हो। तो ये जो रिस्क है ना, खेल के देख लो। जैसे नरेंद्र मोदी आए, विकास की राजनीति पर आए, उसके बाद उन्होंने नोटबंदी कर दी।
नोटबंदी एक बहुत बड़ा दुस्साहस था, और वहीं से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार डमाडोल होती गई है, गिरती गई है। उन्होंने जीएसटी का वो दुस्साहस किया, जीएसटी किया अच्छी बात है, लेकिन कितने परिवर्तन हुए हैं आप देख सकते हैं उसमें, जीएसटी में जब से जीएसटी लागू कितने परिवर्तन हुए। उसके बाद 370, ठीक है 370 उनके घोषणा पत्र में था, सब कुछ ठीक था, लेकिन 370 के बाद कश्मीर की स्थिति कितनी बदली है। अभी भी कुछ दिन मुझे लगता है कि दिवाली के दिन की बात है, शोपियाना से कश्मीरी पंडित वहां से 15-20 परिवार वहां से छोड़ दिए हैं। बीजेपी के तमाम 70 से ज्यादा मंत्री वहां पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कश्मीर बदल गया, लेकिन वो शोपियाना में कोई नहीं गया। उनका दर्द कौन सुनेगा। तो ये एक दुस्साहस है, इस दुस्साहस को ही मैं एडवेंचर पॉलिटिक्स कहता हूं। अरविंद केजरीवाल भी उसी कदम पर चल रहे हैं। जब याद होगा आपको कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने राजपथ पे बहुत बड़ा आंदोलन किया था, धरने पर बैठ गए थे। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह से धरने पर बैठ सकता है क्या? तो ये एक तरह से हम उसको काक साहब से क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं उसको एडवेंचर ही कहूंगा कि भाई इस तरह का रिस्क लेना। कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति वो तो दिशा देता है, वो बताता है हमें ऐसे करना है, ऐसे चलना है, वो तो नीति निर्माता है। और वो अगर कहेगा कि भाई अब कोई उपाय नहीं है, अब हमें तो है ये लक्ष्मी गणेश के ही शरण में जाना पड़ेगा, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे लोग हैं, IRS हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के वो नौकरशाह रहे हैं। वो अगर इस तरह की बात करें, आर्थिक नीति के जानकार रहे हैं, वो इस तरह की बात करें, वो अपने सारे सलाहकार को पहले हटा दें। जब उन्हीं से, लक्ष्मी गणेश से ही जब धन संपदा बढ़नी है, देश की आर्थिक स्थिति सुधरनी है, तो अपने आर्थिक सलाहकार हटा दें। लेकिन ऐसा तो कर नहीं रहे हैं वो। तो ये शिगुफा है, शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया, लोग बहस में पड़े हैं। और सही बात है, ध्यान तो भटकता ही है लोगों का, तो लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो गए। सोशल मीडिया का जमाना है, तो चल रहा है खेल। हम लोग भी बहस कर रहे हैं, इस पर डिबेट कर रहे हैं। तो ये उनकी सफलता है, बस और कुछ नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एडवेंचर पॉलिटिक्स और जिस तरह से आपने व्याख्या की, तो वास्तव में राजनीति का संकट विषय का अभाव राजनीति में जो दिखाई देता है, गंभीर चर्चाओं का अभाव जो राजनीति में दिखाई देता है। और ये हमारे इसमें जो नेता हैं, बड़े बड़े जो प्रमुख नेता देश के, वो इस विचार को, राजनीतिक दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास कर रहे हैं अपनी इधर उधर की बातों के द्वारा। तो निश्चित रूप से इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना तो सुधरेगी, ना ही अच्छी स्थिति में पहुंचेगी। और अगर गंभीर तरह से राजनीतिक विषय जो है, अर्थव्यवस्था का जो विषय है देश की, उस पर गंभीर चिंतन हो, मनन हो और उसके लिए अच्छे उपाय किए जाएं, जैसे हमारे शिवन काक सर ने कहा, प्रवीण जी ने कहा, पुष्पेंद्र जी ने कहा, सब लोग जी ने कहा, हमारे सभी वक्ताओं ने इसी विषय को उठाया कि सही तरह से गंभीर मंत्रणा की जाए, विषय को समझते हुए उस पर गंभीर चर्चा की जाए, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन इधर उधर की बातें कर, धार्मिक बातों को उछालकर विषय की गंभीरता को कम करने का प्रयास नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। और मैं अपने सभी जो हमारे अतिथि हैं इस पैनल में जुड़े हैं, शिवन काक जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी, प्रवीण जी, सब लोग जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने विचारों से हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से अच्छी जानकारियां, अच्छी चर्चा जो प्रदर्शित की। तो निश्चित हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से चर्चा पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी चर्चा को विराम देते हैं और फिर सभी दर्शकों से हम आग्रह पुनः करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद।